नमस्ते, आप सभी लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। तो जरा पंखा बंद कर दो, शोर करेगा। गर्मी मंजूर है लेकिन डिस्टरबेंस मंजूर नहीं है। एक बड़े हॉल में बहुत सारे पंखे जब एक हॉल में बहुत सारे पंखे जब चलते हैं तो शोर बहुत होता है, तो इतना तो करना पड़ता आप लोगों के लिए। तो हम बात कर रहे थे धूमिल पर, जिनका असली नाम है सुदामा पांडे। बहुत सारे कवि हैं जिन पर अलग से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनका वास्तविक नाम पूछने के लिए, और बहुत इजी होते हुए लोग भूल जाते हैं। जैसे पंत का असली नाम आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम जगह पता चलता है। सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम है गुसाई दत्त। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदार पांडे। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का नाम है। इस प्रकार से धूमिल का भी नाम जो है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल है, लेकिन हमारे लिए ये धूमिल के नाम से ही अधिक अपने और परिचित लगते हैं। कंपटीशन एग्जाम की छोड़ दें तो अपने वास्तविक नाम से इनको कोई नहीं जानता। ये अपने काम से, अपने उपनाम से, अपने लेखकीय पहचान से जाने जाते हैं। धूमिल का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1975 ईस्वी में। साठोत्तरी कविता के एक प्रतिनिधि कवि है। कविता के सबसे मुखर स्वर है। हिंदी कविताओं में एंग्री यंग मैन की छवि रही है इनकी। दो तीन नकारात्मक पहलू इनके व्यक्तित्व के हैं। कहीं कहीं पर पुराने कवियों की तरह स्त्री द्वेषी स्वर या कहीं कहीं पर भाषिक विचलन हम महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके लेखन में वो समस्त बिंदु महसूस किए जा सकते हैं जो एक प्रतिबद्ध कवि में होने चाहिए, जो समाज की सोच को महसूस करे और जो नकारात्मक बातों पर विचार करे। एक लेखक के तौर पर धूमिल उसमें खरे उतरते हैं। इनकी कविताओं में व्यवस्था की खामियां अपनी पूरी क्रूरता के साथ महसूस की जा सकती है। बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने समाज की उन बुराइयों पर पड़ा हुआ जो पर्दा उसको उघाड़ा है, जिसको सभ्यता, संस्कृति, देश प्रेम के नाम पर लोग ढक कर रखते हैं। 2 दिन बाद में, बल्कि 1 दिन बीच में आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे हम। धूमिल की कविता आजादी की वर्षगांठ के बरक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत मौजू है, बहुत प्रासंगिक है। हरिशंकर परसाई के लिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि काश वो प्रासंगिक ना होते। बंदे ने 2-3 दशक पहले वो लिख दिया जो आज भी कड़वा सत्य है। धूमिल की कविताएं भी इसी कसौटी पर खरी उतरती हैं। धूमिल की कविताओं के बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि अब ऐसा नहीं होता। मन करके रह जाता है कि कभी वो समय आए जब हम कहते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होता। धूमिल की कविताओं में ये जो बात है ये अब पुराने टाइप की हो गई। अब समय बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, सीन बदल गया है। आज हम पढ़ेंगे इनकी कविता 20 साल बाद। पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है।
20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है? और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने की नहीं, और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरफ गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप। अगर भाषिक ज्ञान संपन्न है आपका, आप समझते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कितनी व्यंग्यात्मकता है इस कविता में। देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोग मर मिटे। बहुत से लोगों का, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का हम नाम भी नहीं जानते। स्वतंत्रता सेनानियों की एक लंबी फेहरिस्त है जो गुमनाम है। जिनके शरीर और मन के बलिदान की नींव पर आजादी की भव्य इमारत रखी गई, वो हम जानते भी नहीं है। लेकिन आजादी के बाद में क्या वास्तविक आजादी मिली? आप इसको लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, मजहबी भेदभाव बाकी छोड़ भी दीजिए, तो इन 3 पैमानों पे, पैरामीटर्स पे माप कर देखिए। क्या किसी के घर की महिला अंधेरे में सड़कों पर जरूरी काम से भी सफर कर सकती है? किसी भी उम्र की लड़की हो, महिला हो, उसको एक पुरुष साथी की जरूरत पड़ती है। अकेले रात में ट्रेन में जाना हो तो, सुबह अंधेरे 2-3 बजे पहुंच गए हो तो, पुरुषों को, मर्दों को जरूरत नहीं पड़ती, वो आ जाते हैं। किस बात का डर है? पूरे देश की महिलाओं को किस बात का डर है? जंगल में रहते हम? नहीं, सभ्यता में। आश्चर्य की बात है कि हर घर की महिला को दूसरे के घर के मर्दों से डर है, और डर तो खैर उनको अपने घर के मर्दों से भी है। आप सोचिए कि हम लोग बोलते हैं हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन रात को 1:30 बजे ट्रेन हो तो बड़ा संकट सा समय हो जाता है कि अकेले कैसे जाएगी। 1:30 बजे पुरुष चला जाता है स्टेशन, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है तो अपना बैग लिया और पैदल चल पड़ी। ज्यादा से ज्यादा पॉकेटमारी हो सकती है। इन महिलाओं के साथ तो शारीरिक हमलों में और बहुत सारी चीजें शामिल है, आप समझ सकते हैं। तो फिर आजाद हम नहीं हुए हैं। अल्पसंख्यक पकड़ के कभी भी भारत में रहना है तो राम नाम कहना है, कभी भी हम उनको पकड़ के नोच सकते। कल की ही घटना है, दिल्ली में दुनिया भर के लोगों ने संसद के पास, जहां देश के कर्णधार रहते हैं, वहां पर जुलूस निकाले, बाकायदा नारे लगाए कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ है, और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है शिकायत करने पर। एक छोटी सी बच्ची के सामने उसके पिता को, ई रिक्शा चालक को कल पीटा गया। कैमरे में सारी घटना आई है कि पुलिस के सामने उसको पीटा गया और पुलिस उसी को पकड़ के ले जा रही है। आजाद कहाँ है देश?
सबने मिलकर आजाद कराया था। हिंदू मुसलमान में मुसलमानों के फेवर में नहीं है, हिंदुओं में दलित को आप बराबर नहीं समझते। आपके साथ सारे और रिश्ते तो छोड़िए, खाना पीना तक आपको पसंद नहीं है, उनका छूना तक पसंद नहीं है। उनके लिए आजाद हुआ देश। तरह तरह के भेदभाव मौजूद हैं, कहे अनकहे दुनिया भर के एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। बात नहीं समझ में आएगी तो इतना ही बोलेंगे, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये जो मैं बातें कह रही हूँ ये भाषण नहीं है, ये इस कविता का मूल मंतव्य है। ये इस कविता का जब हम भावार्थ लिखेंगे तो हमारे काम आएगी। 20 साल बाद कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या 20 साल बाद कविता की मूल भावना पर प्रकाश डालिए, या 20 साल बाद की मूल संवेदना क्या है स्पष्ट करें, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो कवि ने देश की आजादी के 20 साल बाद ये कविता लिखी है। 20 साल उसने देश को आजाद हुए देख लिया, और उसके बाद क्या देखा, अपने ही देश में जो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उनके खिलाफ हम नागरिकता विरोधी बिल पास कर रहे हैं। सीएए एनआरसी के लिए शाहीन बाग में बैठे, क्या हुआ, कितना जान माल का नुकसान और कितनी गंदी बातें, कितने मजाक हमने सुने। दिल्ली में पीछे जो दंगे हुए, कौन लोग उसमें मारे गए, कौन लोग मारने वाले थे। नेताओं के बयान साफ तौर से हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। तो आप इसको क्या समझेंगे? देश आजाद हो गया। आप चाहे तो मुझसे असहमत हो सकते हैं, मुझसे नाराज हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा कि देश धनाढ्यों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए ही आजाद हुआ है। उनके इशारे मात्र से कानून बदल जाते हैं, कानून तोड़े जा सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान उनके द्वारा हो तो भी कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों ने नुकसान न पहुंचाया हो तो वो 10-10 साल अपनी जिंदगी के कीमती साल जेल में गुजार कर आते हैं। आप अगर एक अन्वेषण करेंगे, आप अगर रिसर्च करेंगे, या रिसर्च जिन्होंने की है उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जेल में बंद सबसे ज्यादा लोग किस जात के हैं, किस मजहब के हैं, और जो लंबे समय से बंद हैं 20-20 साल से, और उनकी कोई सजा तय नहीं हुई, बिना सजा के उन्होंने उम्र कैद से भी ज्यादा समय जेल में बिता दिया। आप जिन बातों के लिए गर्व करते अपने देश में, उनको परे रख करके आप सच्चाई, फैक्ट अगर जानेंगे तो आप देखेंगे कि देश आजाद नहीं हुआ है। हमारे मुस्कुराने पर पाबंदी है। आप गलत के खिलाफ बोलिए, आप देखिए लोग आप पे कैसा झपट्टा मारेंगे। तो इस कविता में कवि यही कहते हैं कि 20 साल बाद मेरे चेहरे में वो आंखें वापस लौट आई हैं जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए। 20 साल तक तो खुमारी में रहे, देश आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ है, लेकिन अचानक से जब फिर से मानस वैसा बना, खुर्दबीनी नजर से देखना शुरू किया, तो देखते हैं कि आंखों में ठोस सैलाब, ठोस और सैलाब विरोधाभास, विरोध का आभास, ठोस पत्थर बनने का भाव और सैलाब पानी बह गया, सारे पेड़ डूब गए, सारी हरितिमा, सारी हरियाली डूब गई। इतना अमानवीय हो चुका है वातावरण, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। खतरे को टालने के लिए चेतावनी लगा देते हैं, लेकिन उस चेतावनी का भी कोई मतलब नहीं बचता है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। देखिए सवाल, जानवर बनना एक बहुत खराब सा शब्द मुझे कई बार लगता है कि जानवर लिंचिंग नहीं करते होंगे इस तरह। आदमी पढ़ा लिखा है, PhD होल्डर है, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, गाय पालने वाले लोगों को हम गाय के तस्कर करके मार डालते हैं, एक अकेली नन्ही बच्ची की रेप के बाद में जला कर हत्या कर देते हैं। ये सब कहाँ करते हैं? लेकिन ये एक मुहावरा बन चुका है कि नीचता की पराकाष्ठा में हम बोल देते हैं कि पशुवत आचरण है, जानवर है। उस सेंस में ये कह रहे हैं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत है।
इन नेताओं का बदला लेने के लिए या इन लोगों पर खूंखार दृष्टि डालने के लिए, ऐसा बनने के लिए। और कितना फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो बड़ा सीधा है, एकदम मासूम कोमल, लेकिन अचानक उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसके परिवार के साथ इतना गलत हो गया, वो पूरी तरह टूट गया, उसकी गृहस्थी या उसका परिवार वैसा रह नहीं गया। जैसे कल की आवाज में, आज की आवाज है वो शायद, राज बब्बर की मूवी जो है, उसमें फिर वो कैसा बनता है, वो मर्डर बन जाता है। तो वैसा ही हिसाब यहाँ पर हिसाब कि जानवर बनने के लिए और कितना सब्र चाहिए, और कितना जुल्म हम सह लें, और कितनी गंदगी हम झेल लें कि जिसके बाद हम भी झपट्टा मारकर इनके कंधे को नोच सके, इनके गर्दन को दबोच सके, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आदमी सीधा है, सिंपल है, तो वो सवाल तुरंते जो है उनको नजरअंदाज करते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाता है कि नहीं, मैं नहीं करूँ। हम कई बार देखते गलत हो रहा है, बोलना चाहते, फिर सोचते कि हमारे गले में आ जाएगी ये बात, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि फूल में उड़ने वाली पत्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। गालिब का एक शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। खून का काम ये नहीं कि वो हमारी नसों में बहता है, खून का काम है कि गलत बात को देखकर आंखों में उतर आना, विद्रोही तेवर होना, ठंडा खून, मतलब हर गलत बात को झेल लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस समय ऐसा है कि जिसके खून में उबाल आता है वो मारा जाता है। किसी भी गलत बात का पीछा करते हुए उसको बदलने की चेष्टा करना खतरे से खाली नहीं रहते। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, मिलें बंद हो रही है, आर्थिक स्थिति डामाडोल है, कर्फ्यू लगा हुआ है। दिन में दुकानों में ताले लगने का मतलब है अमन चैन की स्थापना नहीं हुई है, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ताले दीवारों में लटक रहे हैं, ताले लटक रहे हैं चारों तरफ दुकानों में, दोपहर में, और दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़क पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी हुई है। सड़क पर लिखना नहीं पड़ता कि यहाँ दंगे हो गए, यहाँ मर्डर हो गया है। सड़क पर जो खून बिखरा होता है, चारों तरफ जो आदमियों के कपड़े, मनुष्यों के कपड़े, मनुष्यों के जूते पड़े होते हैं, हवाओं में जो बारूद की गंध होती है, दीवारों में जो गोलियों के छर्रे लगे होते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ मौत का नंगा नाच हुआ था, यहाँ लोग बेकसूर बेगुनाह मारे गए थे। पेशावर में, पाकिस्तान में जब एक स्कूल में बम फेंका था आतंकवादियों ने, तो मैं अगले दिन का अखबार पढ़ नहीं पाई थी, आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे देख के कि बच्चों के टिफिन पड़े हैं, ढक्कन कहीं है, छोटे छोटे जूते, स्कूल बैग। एक बच्ची की मां रो रो के कह रही कि मेरी बच्ची कल पहली बार स्कूल गई थी और वो कितना रो रही थी, वो नहीं जाना चाहती थी, काश मैं उसकी बात मान लेती, नहीं भेजती। कोई भी पत्थर दिल पिघल सकता उन दृश्यों को देखकर। वैसे दृश्यों की बात हो रही है कि दीवारों में चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। ऐसे में क्या आजादी? देश का मतलब तिरंगा नहीं होता, देश का मतलब नक्शा नहीं होता, देश का मतलब देश के लोग, देश की सारी आबादी, देश का अमन चैन, देश की फसलें, देश की नदियां, देश के पहाड़, देश के पठार। नदियों को खत्म कर दिया, गंदी कर दिया, पहाड़ काट काट के होटल बना दिए, हिल स्टेशन बना दिए, रेत के टीले गायब हो गए, पहाड़ियां नक्शे से गायब है। हम पढ़ रहे थे, कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, राजस्थान की 23 पहाड़ियां नक्शे में ही गायब, क्योंकि अवैध खनन होता रहता है। तो कितना बड़ा दुखद व्यंग है कि सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। हिंदुस्तान का नक्शा पड़ा है कि जय श्री राम कहना है या भारत में रहना है तो सब हिंदू होंगे, सब हिंदुस्तानी होंगे, जो भी है बहुत छोटी सोच।
उस हिंदुस्तान के नक्शे पर तो गाय ने गोबर कर दिया है। सांकेतिक व्यंग है कि क्या मतलब निकला जब आपके देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तरक्की नहीं होगी, विकास नहीं होगा, आप किसको किसको निकालेंगे? सारे मुसलमानों को आप अरब कंट्री में तो भेज नहीं सकते, ट्रकों में भर भर के, हवाई जहाज में भर भर के। यही जन्मे थे यही मरेंगे। सारे दलितों को निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, थोड़े से सवर्ण हिंदू बचेंगे, फिर वो आपस में लटकट के मरेंगे, क्योंकि ब्याह शादी और रिश्तेदारी तो उनमें भी नहीं होती आपस में। तो हिंदुस्तान के नक्शे का तो यह हाल है कि गाय ने उसमें गोबर कर दिया। चाय ठंडी हो रही है मेरी, वो पी लो। मगर ये वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने की नहीं, लेकिन जो लोग घबरा गए हैं इस दंगे से, इस तरीके की भयावह स्थिति से, इस कर्फ्यू के दुखद वातावरण से, तो उन लोगों की शर्म को नहीं आंकना है कि ये कितने शर्मिंदा है इस माहौल में। न ये पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। देश के लिए धूमिल ने संत और सिपाही दोनों को खतरनाक बताया, दोनों को खराब बताया। संतों पे व्यंग है, ऐसे संत जिनका नाम बड़ संत हो, बाकी वो असंत हो, लोगों को अशांत करते हो, चीट करते हो, आशा राम, राम नहीं, बहुत से नाम है, इसमें क्या ही बोलूं। तो यहां पर वो महात्मा गांधी पे व्यंग है कि उनसे ज्यादा हमें अंबेडकर की जरूरत थी। मेरे हिसाब से संत में गांधी को भी लपेटा गया है कि इस देश में संत और सिपाही से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इन दोनों में से कौन है? सिपाही, सेना, पुलिस, फौज बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए, लेकिन गौर करिए कि गर्व के विषय के पीछे कितनी बड़ी दूसरी चीजें हैं, दूसरी ताकतें हैं जो बनाए रखना चाहती है गर्व, और इसकी बिसात में कौन कौन फंसता है, कौन मरता है। यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं जहां आपस में सीमाएं नहीं है, सरहदें नहीं है, तो उन देशों को हथियार नहीं बनाना पड़ता, उनका सारा पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में लगता है। वो देश एक से दूसरे देश में जा सकते हैं। जो खर्चा हथियारों पे, पुलिस पे, फौज पे लगता है वो खरबों रुपयों में होता है। देश पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जरूरी मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा खर्चा तो उसको मेंटेन करने में लगता है। अगर ये लड़ाइयां नहीं हो, अगर ये सरहदों के झगड़े बंद हो जाए, तो कितना सारा मानव संसाधन और कितना सारा पैसा उन चीजों पे लगेगा जिससे वास्तविक अर्थों में उन्नति होती है, किसी देश की प्रगति होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि सिपाही और संत में से दुर्भाग्य कौन है। हम संतों की बातों की अफीम में बहुत फंसते हैं। आहा, वापस लौट कर, आहा नहीं है ये, आह दुख के साथ, भगदड़ में पांव का जूता छूट जाता और भागता हुआ इंसान आगे निकल जाता। तो वो कह रहे हैं कि वापस लौट कर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। ऐसा हंगामा बरप चुका है पिछले 20 साल में कि अगर आपका कुछ पीछे छूट गया तो आप लेने के लिए जा नहीं सकते, वहां से आप शुरू से शुरू नहीं कर सकते। मतलब नए सिरे से कुछ हो सकता है, लेकिन पीछे लौटकर, जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, हमारा तो देश विश्व गुरु था, हम तो पुष्पक विमान में एरोप्लेन की टेक्निक ढूंढते हैं, वहां मत जाइए। नए सिरे से नए तरक्की, नए अनुसंधान, नए आविष्कार, उसकी बात कीजिए। वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूं, चोरों की तरह कौन गुजरता है? जो चोर नहीं है लेकिन कमजोर है, जो ताकतवरों से कई बार पिट चुका है, कई बार उनके धक्के चढ़ चुका है, कई बार वो देख चुका है, समर्थ को नहीं दोष को साई, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पुलिस, कितनी बार ये चीजें सुन चुके हैं। तो वो चोरों की तरह गुजरते उन गलियों में से। बहुत से लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। मेरे से कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो ताकतवर वर्ग से नहीं है, जात से नहीं है, वो बैठे रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा कि कहीं किसी ने कास्ट पूछ लिया तो, कहीं पे कोई हंगामा हो गया तो, कहीं पे कोई बात हो गई तो, और इतने निर्दोष है वो, कुछ
गलत नहीं किया, लेकिन पता है कि हम कम हैं और लोग हमको हजम नहीं कर पाते, हमारी बात सही नहीं लगेगी, तो वो चुप रहते हैं, उस समय को गुजार जान देना चाहते हैं कि मैटर नहीं बने, बात नहीं हो। तो वही बात वो सोच रहे कि मैं चुपचाप गुजरता हूँ गलियों से, अपने आप से सवाल करता हूँ कि आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है कि आजादी के 3 रंग हैं, सफेद, हरा और ऑरेंज, केसरिया। ये 3 रंग क्या थके हुए रंग है जिनको एक पहिया ढोता है। जैसे जिससे चला नहीं जाए वो आदमी पैदल चलने के बजाय ऑटो कर लेगा कहीं जाने के लिए, तो एक पहिए पे बैठ करके 3 रंग कमजोर पड़ चुके हैं, बस सफर पर निकले हैं, या इसका कोई खास मतलब होता है? इन तीनों रंगों का और इस पहिए का वो जो मतलब बताया गया था वो बचा भी है क्या? उत्तर तो कुछ मिलता नहीं है, और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं चुपचाप। उनको पता है कि इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो बिना सवाल के चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। मेरा पढ़ने का मंतव्य तब सफल होगा जब आप इसके मूल अर्थ तक पहुंचेंगे कि बहुत बार बहुत सी चीजें हम करते तो भले के लिए है, लेकिन उसका मतलब फिर कुछ लोगों के लिए रह जाता है। सार्वजनिक शौचालय बनाती हैं कई बार नगर पालिकाएं, लेकिन आप देखिए लिखा होगा महिला शौचालय, लेकिन ताला लगा होता है, यूज नहीं कर सकती है महिलाएं। ताला खुला है तब भी पुरुषों के शौचालय चाहे खुले हो, गेट नहीं हो, वो खड़े हो सकते हैं वहां जाकर के, क्योंकि सदियों से उनके अंदर वो चीज जिसको बोलते हैं संकोच, शर्म, लज्जा, वो है नहीं। लेकिन महिलाओं के लिए मैंने ऐसे टॉयलेट यूज करके जब देखे हैं तो आपकी पीठ पर आपको सैकड़ों आंखें महसूस होंगी। आप अंदर जा रहे हैं, आप कुंडी लगा रहे हैं, आपने यूज करने के पहले प्रॉपर बंद किया है, लेकिन लोग देख रहे होते हैं कि मार्केट में बने हुए टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही है। पीठ पर सैकड़ों आंखें महसूस होती है, तो कहाँ आजादी है? चीज बनी हुई है, लॉक भी नहीं लगा है, लेकिन आप एक जेंडर विशेष के हैं, प्रिविलेज्ड जेंडर के नहीं है, सुविधा संपन्न जेंडर के नहीं है, तो इतनी सी आजादी लेने में भी शर्म आती है। तो जो लोग और मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर हैं, वंचित हैं, उनकी संख्या बहुत है, आदिवासी है, जिनके साथ इतना गलत हो रहा है। जल जंगल जमीन के वास्तविक मालिक मूल निवासी आदिवासी, लेकिन वो सब पूंजीपतियों को दे दिया जाता है और वो अपनी ही जमीन पर दिहाड़ी मजदूर बनकर रह जाते हैं। तो 15 अगस्त आजादी क्या सच में जश्न मनाने के लिए है या चिंतन करने के लिए है? धूमिल सवाल करते हैं। 60 कवियों ने यह सवाल पूरी मारक क्षमता के साथ किया है, पूरी व्यंग्यात्मकता के साथ किया है। इस कविता में इस देश की अव्यवस्था पर सवाल उठाया गया, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया गया, जिस भी वजह से आजादी खंडित हो रही है, जिस भी वजह से उस आजादी को अवेल नहीं कर पा रहे, जिन जिन कारणों से स्वतंत्रता भंग हो रही है, उन कारणों पर विचार करने के लिए ये कविता आमंत्रित करती है, सोचने पर विमर्श करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि धूमिल की इस कविता का मंतव्य समझाने में मैं किंचित मात्र सफल रही होंगी, पूरी तरह तो नहीं कह सकती। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको देखिए। हैव ए नाइस डे।